बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमारा सीरीज़ चल रही थी शॉर्ट सी लेक्चर्स की, उसमें 10 तक लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए थे और उसके बाद मिड के बाद वाले लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड थे। तो आज मैं लेक्चर नंबर 11 से जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ जी। ये कोई टॉपिक रहता था, ये आज मैं दोबारा आपके लिए जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है ये हमारे पास जब हमारे पास एक फ़ेज़ मुकम्मल हो जाता है ना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारे पास दूसरा मरहला शुरू होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कहते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हमने अपना जो सिस्टम होता है उसको लॉजिकल वे के अंदर डिज़ाइन करना होता है, जिसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए हमने अपने सिस्टम को जो है ना वो डिज़ाइन करना होता है। इसमें आप देखें कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है तो यूएमएल डायग्राम्स मौजूद हैं। इसी के अंदर जो है वो आपने क्लास डायग्राम बनानी है, इसी तरह एसआरएस के अंदर बनने वाली यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, डिफरेंट किस्म की ना डायग्राम्स हैं जो हमने इसके अंदर बनानी होती हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते वक़्त हमें जिन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, चूँकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वो डॉक्यूमेंट है जो प्रोग्रामर को हैंड ओवर होनी है। जहाँ से इसका कोड लिखना शुरू होगा ना होना है ना, वो यानी पहले एनालिस्ट ने जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करके तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की एक डॉक्यूमेंट बना दी है। अब उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर टेक्निकल बंदे बैठ के इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। जब ये डिज़ाइन करेंगे तो इसका मतलब कोडिंग हरगिज़ नहीं है। डिज़ाइन में आप उसको लॉजिकली डिज़ाइन करेंगे। ईआर डायग्राम्स बनेगी, डेटाबेस डायग्राम्स बनेगी, यूएमएल डायग्राम्स बनेगी, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स, आर्किटेक्चरल, कोलैबोरेशन, सीक्वेंस, ये सारी डायग्राम्स जो हैं ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल के स्टैंडर्ड के तहत जो है ना वो बनाई जाती हैं और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कहते हैं। यानी आप ऐसे कह लें कि एक माहिर सिविल इंजीनियर जो है वो अपने क्लाइंट से वो एक नक्शा उसके घर का जो नक्शा बनाना है उसने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लेके उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी बनाने के बाद अब वो उसे कहता है जी ठीक है मैं आपको एक या दो डिज़ाइन बना के इसके दिखाता हूँ। तो वो जो स्केच बनाता है उसका वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर जो कुछ भी उसने ड्रॉ किया होता है वो बाकायदा इंजीनियरिंग असूलों के मुताबिक बनाई हुई ड्राइंग होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो बनाते हैं और जिसके अंदर मैंने जैसे कि पहले बताया कि यूएमएल डायग्राम्स की मदद से हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को मेंशन करते हैं। मैं यहाँ पर ना आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि मतलब इसमें जब हम सॉफ्टवेयर या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका बनाया जाता है तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि वो हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। जी, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो इससे पहले हमने पढ़ा है सारा। यानी एसआरएस हम पढ़ के आए थे। इसके अंदर आप देखें कि आपको जो चीज़ें नज़र आएँगी इसके अंदर कि सबसे पहले हम स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर हम फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, यूसेज सिनेरियोज़ हम बनाते हैं। तो इस तरह आप अपने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हो। जब आपके सिस्टम की ये वाली डॉक्यूमेंट तैयार हो जाती है, इस यहाँ तक आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज़ है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो फेज़ यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। अगर आप स्पेशलाइज़ेशन करते हो ना तो बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बस यहाँ डिज़ाइन से पहले-पहले जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं। डिफरेंट किस्म की टेक्नीक्स हैं, प्रोटोटाइपिंग है, ये है, वो है। अब यहाँ से आगे वो कहते हैं जी कि अब आप जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो। जब हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन के अंदर हमारे पास
जी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ये देखें जी, ये अब आपके सामने एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैं खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जो आउटपुट है ना, वो आपके सामने ये है। अगर आप देखें तो मैं इसका इंडेक्स आपको दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो इंडेक्स है, कि इसके अंदर हम सबसे पहले तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद देखें ईआर डायग्राम आपके इस सॉफ्टवेयर की डेटाबेस कैसे होगी, कौन-कौन सी एंटिटीज़ इसके अंदर आप यूज़ करेंगे और उन एंटिटीज़ का आपस में क्या-क्या रिलेशनशिप होगा, डिज़ाइन के अंदर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर फाइनल कर देता है। बाद में तो जो डेटाबेस का प्रोग्रामर होता है, उसने सिर्फ़ उस उन एंटिटीज़ को उसने तब्दील करना है। यानी अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, तो आप देखें कि ये एक मुकम्मल डाटा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन चुकी है, जिसके अंदर बताया जा चुका है कि इसमें परचेज़ नाम की एंटिटी है, तो प्रोग्रामर या कोडर क्या करेगा, परचेज़ का टेबल बनाएगा और उसके अंदर अमाउंट, क्वांटिटी, परचेज़ आईडी, क्लॉथ आईडी और डेट का फील्ड जो है वो डिफाइन कर देगा। यानी कोडिंग का मरहला इसके बाद है, लेकिन सारी कोडिंग आपके डिज़ाइन के ऊपर बेस करती है। अच्छा, डेटाबेस डिज़ाइन ये सारा इसके ऊपर बेस करता है। सेल का टेबल बनाएगा, सेल के अंदर ये वाले फील्ड रखेगा, एडमिन का टेबल बनाएगा, एडमिन, यानी ये उसका डिज़ाइन है। और जब आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर जाता है, ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखें जी, ये आपकी क्लास डायग्राम है, यानी जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाओगे, उसमें जो कोड लिखोगे उसका, वो तो डेटाबेस थी ना, उसमें ये क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर ये मेंबर फंक्शन होंगे, ये उनके आपके पास जो है ना वो डाटा मेंबर्स होंगे। यानी आपने ये भी डिज़ाइन के अंदर फाइनल कर लिया हुआ है कि आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के कोड के अंदर कौन-कौन सी क्लासेस, कौन-कौन से डाटा मेंबर्स और कौन-कौन से मेंबर फंक्शंस जो हैं, वो आप अपनी कोडिंग के अंदर लिखेंगे। तो आप ये देखें कि अगर आप सिंपली गौर से देखें ना, तो डिज़ाइन जो है ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स जो है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर और एक जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाला बंदा होता है, उसके दरमियान एसआरएस होता है। और इसे बनाता आपका एनालिस्ट है। एनालिस्ट क्या करता है, उससे सारी चीज़ें लेके ना तो एसआरएस में लिख देता है। अब डिज़ाइनर जो है ना, उसने एसआरएस से ही उठाना है सारा डाटा और इस तरह का एक डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन जो होता है ना, ये लेमैन बंदे के लिए नहीं बन रहा होता, ये याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमेशा प्रोग्रामर्स के लिए बनता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर टीम है, एनालिस्ट की टीम अलहदा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की अलहदा है, कोडर की अलहदा है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये कोडर्स के लिए बन रहा है। यहाँ से प्रोग्रामर जो हैं क्लास डायग्राम देखेंगे, क्लासेस का कोड लिख देंगे, ईआर डायग्राम देखेंगे तो डेटाबेस का कोड लिख देंगे। ये देखें, ये आपका ईआर डायग्राम है, यहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन भी बना के दिखा दिया इसने कि आपके डेटाबेस के अंदर ये टेबल होंगे और उन टेबल का इस तरह एक दूसरे के साथ प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होगा। इस तरह जब आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ diagrams, with the help of different UML स्टैंडर्ड डायग्राम। अब ये जितनी भी ये डायग्राम्स हैं, मतलब अब आपके सामने ये जितनी भी हैं, ये भी कम वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ना, ये भी कम बनवाती है। वरना एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, सीक्वेंस, एक्टिविटी, कोलैबोरेशन, ये सारी डायग्राम जो हैं, हर इंडस्ट्री और हर सॉफ्टवेयर हाउस का एक अपना तरीक़ाकार होता है कि वो कितनी चीज़ें जो है ना, कितनी किस्म की डायग्राम्स जो हैं या कितनी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर, जितने सॉफ्टवेयर अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स उतने ही ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे गूगल करें, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है ना? तो आप देखें, इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच एन एजेंट क्रिएट ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट, जो कि सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन बना देता है, जो कि मुकम्मल उनके गोल्स को भी अचीव करता है, प्रिमिटिव कंपोनेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, हर चीज़ को बता रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये वाली जो डॉक्यूमेंट है, ये मुकम्मल सॉल्यूशन है, मुकम्मल सॉल्यूशन है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कोडिंग नहीं है। जिस तरह जो नक्शा बना होता है किसी भी घर का, तो वो बेसिकली एक पूरा घर ही होता है, नज़र आ रहा होता है,
आम आदमी को जी ये कमरे होंगे, इतनी दीवारें होंगी, इतने इंच की इसका फर्श होगा, इतनी इसकी हाइट होगी, सारा कुछ वहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसके ऊपर दिन कितने लगेंगे, लेबर कितनी लगेगी, ये सारी बातें वहाँ से क्लियरली मेंशन होती हैं। तो इसी तरह ये जो हाँ जी, उस दे ये नहीं, वो जो नक्शा होता है वो किसके लिए बन रहा होता है? नक्शा बनवाने वाले के लिए तो नहीं बन रहा होता। वो तो सिर्फ़ उसको देखता है, उसी नक्शे को फ़ॉलो करता है जो ठेकेदार या जो मिस्त्री मज़दूर होते हैं ना। मैं एक बात बड़ी अजीब-सी बताने लगा हूँ आपको, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर जो कोड लिखने वाला है ना, ये तो मिस्त्री मज़दूर है, ठीक है ना? हाँ जी, वो तो उसके सामने तो बना-बनाया सूडो कोड आता है और वो किसी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। असल बंदा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसने उस प्रोडक्ट को प्लान किया, एनालाइज़ किया, डिज़ाइन किया है। समझ आ रही है ना? अब देखो ना, माइक्रोसॉफ्ट में जो बंदे विंडोज़ को या नए सॉफ्टवेयर्स को इंजीनियर कर रहे हैं, असल बंदे तो वो हैं। जो वहाँ पर एक बैठा बीएस ऑनर फ्रेश बंदा उठा के उन्होंने बिठा दिया और उसे जावा की लैंग्वेज आती है, वो उसे एक एल्गोरिदम देते हैं कि इसको जो है ना, वो आप एक प्रोग्राम की शक्ल में डेवलप कर दो, वो डेवलप कर देता है, उसे तो नहीं पता। ये कोई लाखों लाइनों का जो कोड है, मतलब ये कोडर जो है, ये आप देखें कि प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये कोडर होता है, फिर टेस्टर होता है। अब टेस्टर का उससे भी हल्का काम होता है। टेस्टर बंदा जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि ये देखें, डिजाइन डॉक्यूमेंट जो बंदा बनाता है ना, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाने वाले की एक जिम्मेदारी ये भी होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक चीज वो ये भी बनाता है, वो टेस्ट केसेस बनाता है कि जो जब ये आप सॉफ्टवेयर बना लेना, तो आपने इन टेस्ट केसेस की मदद से इसे चेक करना है। ये बकायदा उसने सारी तरतीब बनाई होती है, ये वाला प्रोसीजर तुमने अडॉप्ट करना है, और ये वाले रिजल्ट अगर आ जाएं तो इसका मतलब है टेस्ट स्टेज तुम्हारा क्लियर है, और फिर तुमने यहां पर साइन कर देने। समझ आ रही है? यानी टेस्ट करने वाला भी डिजाइनर के बनाए हुए टेस्ट केस के मुताबिक ही उसे टेस्ट करता है। समझ आ गई बात? तो असल मरहला तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का है। समझ आए? तो डिजाइनर जो है वो कितना माहिर है, और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे, अब देखो सबसे बेसिक चीज क्या है? नो डाउट के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। अगर रिक्वायरमेंट गलत गैदर होगी तो वो डिजाइन भी गलत हो जाएगी। समझ आ रही है ना? और अगर डिजाइन गलत हो गई तो इसका मतलब है इंप्लीमेंट भी गलत हो जाएगी। ठीक है ना? फर्ज करें कि बंदे ने रिक्वायरमेंट कैप्चर करने वाले ने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गलत ले ली, उसी के मुताबिक इंजीनियर ने उसका नक्शा बना दिया और उसी नक्शे के मुताबिक मकान बन गया। तो अब आप देखें कि गलत रिक्वायरमेंट लेने का नतीजा क्या है कि जो मकान बना है उसमें ये नक्श रह गया है। ठीक है ना? तो नो डाउट के जो आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन जो जो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है ना, कि अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते वक्त होता भी है, जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो रह गई है, या उसके अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है ना? ये सिंपल टेक्स्ट है जी, आप लोगों ने इसको, ये मैंने ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में जो है ना वो आपको बताया है कि हमारे पास ये क्या होता है, किस तरह हम इसको हैंडल करते हैं। ये देखें जी, वंस द रिक्वायरमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वी प्रोसीड टू द डिज़ाइन। ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज फोकस शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू हाउ। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम पूछ रहे थे क्या क्या करना है भाई, क्या क्या बनाना है। डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइनर सोचता है कि ये अब कैसे होगा, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसने दी हैं ये कैसे फुलफिल होंगी। वी ट्राई टू आंसर हाउ टू बिल्ड द सिस्टम, बल्कि हम उस सिस्टम को बिल्ड कर लेते हैं एक लॉजिकल वे के अंदर। और ये एक पूरा रोड मैप होता है हमारे पास, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं तमाम स्टेजेस, और बाद में फिर इसी डिज़ाइन को जो है वो हम पास करके तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी? तो ये सारा इसके अंदर थ्योरी चीज़ें हैं इसमें। मतलब आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा मज़ीद। अगर फिर भी आप समझें कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को समझने में मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ज़ाहिर है जैसे मैंने सारी ये तमहीद बांधी है पीछे, अगर ये सारी बातों को समझा जाए तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोई सिंपल काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स इनवेरिएबली फाउंड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम अ सिंपल सिस्टम। तो बेसिकली ये एक हायरार्किकल और स्ट्रक्चर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास
कॉम्प्लेक्स होती हैं जिन्हें हमने मैनेज करना होता है, ठीक है। मॉड्यूल्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर भी काम करते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। एमफिल लेवल के ऊपर जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। ये सारे ये जो 4 लफ़्ज़ लिखे हुए हैं ना, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्युलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, बल्कि पिलर हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के। सेपरेशन ऑफ कंसर्न अलाउ अस टू डील विद डिफरेंट इंडिविजुअल एस्पेक्ट प्रॉब्लम बाय द डिफरेंट। एक ही प्रॉब्लम को एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से जो है ना वो हैंडल कर रहे होते हैं। सेल्स को जो है वो सेल्समैन कहता है इस तरह कैलकुलेट किया जाए और सेल्स मैनेजर कहता है इस तरह कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पर उनके कंसर्न्स जो हैं उनको सेपरेट रखना है और इस तरह इसके सॉल्यूशन को आपने तैयार करना है। मॉड्युलैरिटी से मुराद क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को डिवाइड करेंगे स्मॉलर पीसेस के अंदर ताकि सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल नज़र आए आपको सिस्टम। इसके लिए हम डिवाइड एंड कंकर फिलॉसफी को यूज़ करते हैं कि किस तरह हम एक सिस्टम को ब्रेक करते हैं स्मॉलर सिस्टम्स के अंदर और फिर उन स्मॉलर सिस्टम्स को जो है वो हम वन बाय वन करके जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। बाकायदा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस होता है जी, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है कि आप एक तरतीब से इसे चलाएंगे, ठीक है। ये बल्कि नंबर ऑफ इटरेशंस हैं कि पहले आप छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर यानी एक मॉड्यूल को मुकम्मल डिज़ाइन कर लिया, उस मॉड्यूल का आपने सारी एक्टिविटीज़ उसमें आपने क्लासेस को भी डिज़ाइन कर दिया, उसके अंदर आपने डेटाबेस को भी डिज़ाइन कर दिया, फिर आप उस सिस्टम से निकल कर उससे बड़े सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो आइट्रेशन बेस होता है और इवॉल्विंग नेचर की एक्टिविटी होती है कि आप करते जाते हैं और बढ़ता जाता है, करते जाते हैं और बढ़ता जाता है। इस तरह आप अपने सिस्टम को जो है ना वो डेवलप कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक स्टेज खत्म हुई तो फिर दूसरी शुरू हो गई, फिर तीसरी शुरू हो गई। इस हवाले से हम इसके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है जी। ये भी सिंपल हैं जी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास क्या-क्या गए हैं, मसलन इसमें डीकम्पोज करना स्मॉलर सिस्टम को सिंपल यूनिट में, फिर सिस्टमैटिकली उनको डिज़ाइन करना और उनको बाद में इंटीग्रेट कर देना। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आप सारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे, उसके अंदर मेमोरी सिस्टम अलहदा से है, उसके अंदर टास्क प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम अलहदा से है। इस तरह सारी चीज़ों को सेपरेटली आप पहले बनाएंगे, फिर बाद में उनको इंटीग्रेट किया जाता है। ये बहुत इंटीग्रेशन टेस्टिंग आगे हम पढ़ेंगे पोस्ट फाइनल टर्म के अंदर। 4 तरह की हम टेस्टिंग करते हैं। पहले हम मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, एक सिंपल मॉड्यूल, फिर उसके फंक्शन लेवल की टेस्टिंग करते हैं, फिर उसकी इंटीग्रिटी इंटीग्रेट करते हैं एक एप्लीकेशन में। फिर उस जैसे वर्ड की मिसाल ले लेना, वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर एक अलहदा फीचर है, ये अलहदा एक फीचर इवॉल्व हुआ होगा, टेस्ट हुआ होगा, लेकिन जब आके वो एमएस ऑफिस में फिट हुआ होगा तो फिर उसको टेस्ट किया गया होगा वर्ड में भी, एक्सेल में भी। तो ये बेसिकली ना इस तरह करके स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इसकी चलती रहती हैं, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट है जी, आपने इसको रीड करना है और अगर आप समझें कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर आपने जो है ना वो मेरे साथ जो है वो डिस्कस करना है जी, ठीक है। ये टॉपिक अच्छा है कपलिंग एंड कोहेजन का, इसके ऊपर हम काम बात करेंगे जी नेक्स्ट ना। ये क्या होती है, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी। कपलिंग एंड कोहेजन जी, कल हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात की थी ना, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हमने कहा था कि एक स्ट्रेटजी ये होती है कि डिज़ाइन जो है ना वो मॉड्यूल्स की सूरत में बनाया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर को हम कंपोनेंट या मॉड्यूल में चेंज कर लेते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को हम डिज़ाइन करते हैं और बाद में उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है एक दूसरे के साथ। ये बात याद है आपको? ठीक है। तो जब आप मॉड्यूल और ये सारी मॉड्यूल्स ही बाद में जो है ना वो और उसको उसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो वो क्लासेस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सारा उसी तरह ही बनता है कि आप एक सिस्टम की बजाय उसको सब सिस्टम में डिवाइड कर लें, फिर उन सब सिस्टम्स को डेवलप करते जाएं या इवॉल्व करते जाएं। थोड़ा सा हिस्सा बना लिया, फिर उस मॉड्यूल को और बड़ा कर लिया, फिर और बड़ा कर लिया, ठीक है ना। इसमें एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना सॉफ्टवेयर की वो डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरा ये होता है कि आप टीम की सूरत में एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों पर पैरेलल काम कर सकते हैं। मसलन आपने 2 बंदों को लगा दिया है कि वो
कॉलेज की अगर हम बात करें, वो एडमिशन के मॉड्यूल पे काम करते हैं। एक को आप फ़ी मॉड्यूल दे देते हो, वो फ़ी मॉड्यूल के काम करने लग जाता है, ठीक है ना? एक को लाइब्रेरी का मॉड्यूल दे देते हो। तो अब ये जो मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं ना, उनके अंदर 2 खूबियाँ होती हैं, एक कपलिंग की और एक कोहेजन की। कपलिंग क्या है ये देखें, इज़ द मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ए मॉड्यूल और कंपोनेंट। एक मॉड्यूल या कंपोनेंट जो है वो किस दर्जे तक दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये कपलिंग कहलाता है। लूज कपलिंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव लूज आर लेस रिलायंस अपॉन ईच अदर। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे पर बहुत कम रिलाय करते हैं। अगर ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर बहुत कम रिलाय करते हैं तो फिर ये लूज कपलिंग कहलाएगी। अच्छा जी, हैंस इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये लिमिटेड इफ़ेक्ट करेगी दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो कपलिंग है वो वैसे ही कम है। एक मॉड्यूल को चेंज करने से दूसरे मॉड्यूल पर बहुत ही कम असर पड़ेगा। ये हमारे पास जो है ना, ये कपलिंग और कोहेजन है। मकसद भी कपलिंग और कोहेजन को देखने का डिज़ाइन के वक़्त यही होता है कि बाज़ दफ़ा हमें इंटरडिपेंडेंस चाहिए होती है कंपोनेंट्स में, और बाज़ जगह हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने एक बैलेंसिंग सा रोल प्ले करना होता है, ठीक है? उसके बाद देखें, स्ट्रॉन्ग कोहेजन इम्प्लाइज दैट, अगर स्ट्रॉन्ग कोहेजन से क्या मुराद है, ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स शुड हैव अ क्लोज लॉजिकल रिलेशन विद ईच अदर। अच्छा, कोहेजन जो है ना, ये कंपोनेंट के अंदर मौजूद चीज़ों की एक दूसरे के साथ रिलेशनिंग को कहते हैं, ठीक है? यानी दो आपने जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर एक टीम भेजी है, उस टीम का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ये उनकी स्ट्रॉन्ग कोहेजनिंग कहलाएगी, ठीक है? और उस टीम की जो रिलेशनिंग जो है वो दूसरे लोगों के साथ है, ये उनकी कपलिंग कहलाएगी, ठीक है? तो एक सॉफ्टवेयर जो है उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो इंटरनली कितने रिलेट करते हैं, लॉजिकली कितने इंटरनल उसके फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये उसकी स्ट्रॉन्ग कोहेजन है। This means that in case of some kind of change is required to a software, all related pieces are found at one place. Hence, once again, scope is limited to component itself. इसका फ़ायदा क्या है स्ट्रॉन्ग कोहेजन का, कि अगर ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट ज़्यादा करती होंगी तो इसका मतलब है वो कंपोनेंट के अंदर एक ही जगह पर मौजूद होंगी। यानी जो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं विद इन द मॉड्यूल, वो करीब-करीब ही मौजूद होंगी। तो जब हम चेंज करेंगे तो हमें ज़्यादा जो है ना वो इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा। ये ना एक डायग्राम बड़ी ज़बरदस्त इसमें बनी हुई है। ये देखो, ये हाई कपलिंग है। ये लाइनें जो हैं, मतलब ये फ़र्ज़ करें ये 3 मॉड्यूल हैं आपके पास, ये देखें। और ये 3 मॉड्यूल जो है ना वो आपस में बहुत कम है, ये एक-एक 2-2 चीज़ों से, ये जो लाइनें इस तरह, अगर अब मैं इसको समझाऊँ कि ये लाइन इस तरह शो करती है कि ये आपस में कितने करीब हैं, और ये मॉड्यूल आपस में कितने रिलेट हैं, ये एक लाइन है इनके दरमियान। तो इनके दरमियान, मॉड्यूल के दरमियान अगर हम देखें तो लाइंस मौजूद हैं, जिसका मतलब है इनमें कपलिंग है, और कपलिंग और कोहेजन होती है, ठीक है? तो ये शो कर रही है कि इनके दरमियान बहुत कम जो है ना वो कपलिंग है, लूज कपलिंग है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे एक ही चीज़ है, ये अलग-अलग मॉड्यूल लग ही नहीं रहे, ये इतने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हाई कपलिंग की जो है ना ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है? कोहेजन जो होती है ये तो आपको पता है कि उसकी इंटरनल जो है ना वो जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। थोड़ा सा थोड़ा सा ये कपलिंग और कोहेजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा कह लें आपके कंफ्यूजिंग हो जाता है शुरू शुरू में, लेकिन आप इसको ऐसे समझें, एक बंदा है, वो बंदा अंदर से कितना मजबूत है ये कोहेजन डिसाइड करेगी, ठीक है? और वो दूसरों के साथ कितना उसकी रिलेशनिंग है ये उसकी कपलिंग कहलाएगी। एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एडमिशन का भी मॉड्यूल है, रजिस्ट्रे फ़ी का भी मॉड्यूल है, आप बैंकिंग की मिसाल दे लें या जो भी। अब वो जो एडमिशन का मॉड्यूल है ना,
एडमिशन के मॉड्यूल के अंदर सारे जो फंक्शन यूज हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं, ये उस मॉड्यूल की कोहेजन है। ठीक है। अच्छा, एडमिशन जाहिर है रजिस्ट्रेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, एडमिशन जो है वो फी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो दूसरों के साथ जो लिंकेज है ना, ये कपलिंग है। तो होना पता क्या चाहिए, अब इसको देखो, मतलब होना ये चाहिए कि कपलिंग जो है वो इंडिपेंडेंस हो, कि हर मॉड्यूल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मॉड्यूल जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि कपलिंग तो लाजमी होनी है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम में आके इंटीग्रेट होना है। ठीक है, कि ये नहीं हम कह सकते कि कपलिंग होगी नहीं, कपलिंग तो होनी होनी है, लेकिन जितनी लूज कपलिंग होगी उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा फायदा, कि चूंकि एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो जाहिर है वो थोड़ा सा ही डिपेंड करता है दूसरे पे, तो दूसरे में चेंज हमें थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और इंटरनली उनको कितना आपस पे डिपेंड करना चाहिए या एक दूसरे के साथ रिलेशन, वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो एक मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल को खुद से जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर, ए कंपोनेंट शुड इंप्लीमेंट ए सिंगल कॉन्सेप्ट एंड सिंगल लॉजिकल एंटिटी। एक कंपोनेंट में कोशिश ये करें कि एक ही कॉन्सेप्ट की बात हो, तो जब एक ही कॉन्सेप्ट की बात होगी तो फिर ऑल द पार्ट्स of component should relate to each other and should be necessary for implementing a component। अगर आपका मॉड्यूल, मैं इसको समझाता हूं आपको, कि कोशिश ये की जाती है कि जो मॉड्यूलिंग होती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसको एटॉमिक लेवल तक जो है ना वो किया जाए। अब एटॉमिक लेवल क्या है, कि आप एक मॉड्यूल बना रहे हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन को डील करता है, हालांकि एडमिशन भी रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप एडमिशन के मॉड्यूल को अलहदा कर दें और रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को अलहदा कर दें। समझ आ रही है ना, जितना एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या सिंगल कॉन्सेप्ट जो होगा किसी एक मॉड्यूल का, तो डेफिनेटली उसकी कोहेजन उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली उसकी कपलिंग जो है वो लूज होती चली जाएगी। तो कोहेजन एंड कपलिंग आर कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हैं बट इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। कोहेजन इज एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल की अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है, वाइल कपलिंग इज रिलेशनशिप विद अदर मॉड्यूल्स। कोहेजन डिस्क्राइब द इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज, एक कंपोनेंट के अंदर, ये जो इंट्रा होता है तो ये इनसाइड बात को हम कहते होते हैं इंट्रा पर्सनल। ठीक है ना, पर्सनल के अंदर जो हो गया, एंड विद वाइल कपलिंग शोज इंटर कंपोनेंट के वो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। तो कोहेजन और कपलिंग के क्लियरली आपको डिफिनेशन आनी चाहिए। और हाई कपलिंग और लूज कपलिंग जो होती है, हाई कोहेजन और लूज को जो है वो उसको आपने देखना है। ये सिंपल एक एग्जांपल है, आप इसको अपने ताई भी रीड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल आ गई, कपलिंग एंड कोहेजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। दिस डायग्राम डिपिक्ट टू सिस्टम्स, दो सिस्टम है इसके अंदर, वन विद हाई कपलिंग, एक के अंदर हाई कपलिंग है, और वो एक दूसरे के ऊपर, दूसरे के अंदर जो है ना वो लो कपलिंग जो है ना वो हमें शो कर रही है। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग से मुराद मॉड्यूल ए है, ए का डाटा है, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी। ये देखें जी, मॉड्यूल सी है हमारे पास। हाई कपलिंग क्या होगी, कि ये सारे इस डाटा को शेयर कर रहे हैं। अब अगर ये शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कि ये डाटा इस, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, इसका डाटा भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसका डाटा भी यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये हाई कपलिंग होगी। ये एक दूसरे के इनके एक दूसरे के मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना वो इंटरफेयर ज़्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंटरफेरेंस अब सी की डी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ये लो कपलिंग होगी। अगर हम हायरार्किकल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, ये हायरार्किकल डिज़ाइन है कि आमतौर पे क्लासेस के अंदर जो है ना वो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि दिस इज़ द चाइल्ड क्लास, दिस इज़ पेरेंट क्लास। अगर आप हायरार्किकल या नेटवर्क टाइप की डिज़ाइनिंग करेंगे या आर्किटेक्चर रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर का, अपनी डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी का, तो कपलिंग हमेशा लो होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सेंट्रल सिस्टम्स के आप डाटा को सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं, तो अगर हम ये सारा डाटा जो है इसमें से सारा डाटा डिवाइड करके मॉड्यूल्स के अंदर रख दें, और जो सिर्फ शेयर्ड डाटा है, सिर्फ जो शेयर है
जो एक दूसरे के साथ कॉमन है उसको दरमियान में रख दें, तो क्या होगा भला? ये होगा कि ये डाटा मॉड्यूल्स के अंदर चला जाएगा और ये जो बॉक्स है इसका साइज बहुत कम हो जाएगा। समझ आ रही है ना? कि तमाम मॉड्यूल्स को हम मज़ीद इस तरह डिवाइड करें कि हमने ये टास्क बना लिया कि हम जो है ना वो जो डाटा जिस मॉड्यूल का है ना वो उसी मॉड्यूल के अंदर रखेंगे, कोई डाटा इनमें शेयर नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि मिनिमम डाटा को जो है ना वो शेयर किया जाए, जो मिनिमम डाटा है। ठीक है? तो उस तरह जब हम इस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेंगे तो डेफिनेटली जो कपलिंग है वो हमारी लो होती चली जाएगी। ठीक है? ये उसने कोडिंग करके दिखाई है। इसका कोई ज़ाहिर है कोडिंग की सेंस होगी तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जी। इसी तरह ये कपलिंग की एक मिसाल उसने दी है। ये देखें, ये डायग्राम है आपके पास। बाज़ औक़ात डायग्राम आ जाती है और पूछा जाता है कि ये डायग्राम किसको डिपिक्ट करती है या किस तरह से। अब आप देखें, ये F1, F2, F3, F4 ये फंक्शंस हैं। ठीक है? और ये क्लासेस हैं, x1 है और x2 है, और ये जो पोर्शन एक दूसरे के अंदर इस तरह करके दिखाया हुआ है, जैसे ये वाला इस क्लास का कुछ पोर्शन यहाँ पर मौजूद है, तो ये इनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस को दिखाया गया है। और ये इंटीग्रेशन की भी एक मिसाल है कि ये इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल है, लेकिन जब इनको इकट्ठा इंटीग्रेट किया जाता है तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो F1 और F2 जो फंक्शंस हैं, ये इस मॉड्यूल में डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। F3 और F4 जो हैं ये अपने मॉड्यूल में डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि हमारे पास इंडिपेंडेंस भी इसके अंदर मौजूद है। यानी ये अपने हैं, ये अपने हैं, और ये मिल के भी एक दूसरे के साथ काम जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर जो है ना वो शो हो सकती है जी। ठीक है? ये उसी एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक कोड डेमो जो है ना वो आपको दिखाया गया है जी। जी, समझ आ गई बात की जी?